इतिहास के पन्नों में वैसे तो कई शक्तिशाली साम्राज्य हुए हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सैन्य और रणनीतिक मास्टर क्लास को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने दुनिया के नक्शे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हम बात कर रहे हैं महान सम्राट राजेंद्र चोल की। एक सैन्य इतिहासकार के नजरिए से देखें तो ये सिर्फ सीमाओं के विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कैसे एक दक्षिण भारतीय शासक ने अपनी शानदार रणनीति से पूरे हिंद महासागर के भूगोल को हमेशा के लिए अपने पक्ष में कर लिया। आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा रणनीतिक रहस्य जो हमारे सामने आता है वो ये है, आखिर कैसे एक साम्राज्य जिसकी ताकत मुख्य रूप से जमीन पर थी, उसने एक ऐसी अभूतपूर्व और खतरनाक ब्लू वाटर नेवी यानी समुद्री युद्ध मशीन खड़ी कर दी। ये कोई आम बात नहीं थी कि मीलों दूर महासागरों के पार जाकर अचूक निशाने के साथ शक्ति प्रदर्शन किया जाए। ये केवल कुछ जहाज़ों को बनाने तक सीमित नहीं था, यह एक बहुत बड़े ग्लोबल विजन का उदय था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस ग्रैंड स्ट्रेटेजी को कुछ हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे उस भू राजनीतिक विरासत से जो उन्हें मिली, फिर देखेंगे उनका ऐतिहासिक गंगा अभियान, श्रीविजय का वो शानदार नौ सैन्य मास्टर स्ट्रोक, समुद्री व्यापार, जमीनी स्तर पर उनका गवर्नेंस और अंत में उनकी सॉफ्ट पावर और विरासत। तो चलिए सबसे पहले उस बिसात को समझते हैं जो राजेंद्र चोल को उनके पिता राजराज चोल से विरासत में मिली थी। ये क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों और भौगोलिक बाधाओं से भरा एक बेहद जटिल परिदृश्य था। अगर हम 10वीं और 11वीं सदी के शक्ति संतुलन पर नजर डालें तो हालात काफी तनावपूर्ण थे। उत्तर पश्चिम में कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य सबसे बड़े सिरदर्द थे। वहीं कूटनीति का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पूर्वी चालुक्यों को वैवाहिक संबंधों के जरिए अपना मजबूत सहयोगी बना लिया गया था। दक्षिण की तरफ पांड्य और चेर साम्राज्य लगातार विद्रोह कर रहे थे क्योंकि उनके पास बेहद लाभदायक बंदरगाह थे। और सबसे अहम चाल थी श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर रणनीतिक कब्जा। ये सिर्फ लूटपाट के लिए नहीं था, बल्कि समुद्री व्यापार के अहम रास्तों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए किया गया था। एक सैन्य नेता के रूप में राजेंद्र चोल का विकास कितनी तेजी से हुआ, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1012 ईस्वी में सह सम्राट बनने से लेकर 1014 में पूरी तरह से सत्ता संभालने का सफर, और उसके तुरंत बाद 1019 में विशाल गंगा अभियान और 1025 में वो ऐतिहासिक नौसैनिक हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। इतिहास में इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाना वाकई दुर्लभ है। अब आते हैं उनके पहले बड़े शक्ति प्रदर्शन पर। उत्तर की ओर किया गया गंगा अभियान। इसे अक्सर लोग सिर्फ एक छापेमारी समझ लेते हैं, लेकिन रणनीतिक नजरिए से ये बहुत कुछ था। असल में इस अभियान की शुरुआत एक कूटनीतिक अवसर के साथ हुई। हुआ ये कि पूर्वी चालुक्य साम्राज्य में गद्दी को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद खड़ा हो गया। राजेंद्र चोल ने इसे एक परफेक्ट सामरिक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी सेना को उत्तर की ओर भेजा, अपने समर्थक राजराज नरेंद्र को गद्दी पर बैठाया और फिर बिना रुके आगे बढ़ते हुए कलिंग और अंततः बंगाल के पाल सम्राट महिपाल को एक निर्णायक युद्ध में हरा दिया। यह एक बेहद सोची समझी सैन्य बढ़त थी। लेकिन इस अभियान का समापन और भी ज्यादा दिलचस्प है। जीत के बाद चोल सेना गंगा का पवित्र जल लेकर वापस दक्षिण लौटी। इस जल से कावेरी डेल्टा में एक विशाल चोल गंगम जलाशय का निर्माण किया गया, जो किसी स्मारक या जय स्तंभ से कम नहीं था। साथ ही गंगाई कोंड चोलपुरम नाम की एक बिल्कुल नई और भव्य राजधानी बसाई गई और बंगाल से ब्राह्मणों को लाकर वहां बसाया गया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विजय थी। गंगा अभियान के बाद अब हम बात करेंगे उस कदम की जिसने चोल साम्राज्य को एक वैश्विक ताकत बना दिया, श्रीविजय नौसैन्य मास्टर स्ट्रोक, जिसके जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में निर्विवाद समुद्री आधिपत्य स्थापित हुआ। सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा हमला क्यों किया गया? दरअसल श्रीविजय साम्राज्य ने मलक्का और सुंड जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर पूरा नियंत्रण कर लिया था। ये वो चोक पॉइंट था जहां से चीन और अरब का पूरा व्यापार गुजरता था। वो चोल व्यापारिक जहाज़ों को परेशान कर रहे थे, भारी टैक्स वसूल रहे थे। इतना ही नहीं, कूटनीतिक मोर्चे पर भी वे चोलों के सहयोगी खमेर साम्राज्य के खिलाफ जाकर दुश्मनों का समर्थन कर रहे थे। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। इस चुनौती का जो जवाब राजेंद्र चोल ने दिया, वो सैन्य इतिहास में रणनीति की एक बेहतरीन मिसाल है। श्रीविजय की सेनाओं को पूरी उम्मीद थी कि चोल जहाज मलक्का के रास्ते उत्तर से आएंगे और वहां उन्होंने अपनी पूरी सुरक्षा लगा रखी थी। लेकिन चोल बेड़े ने गजब का दिमाग लगाया।
उन्होंने मानसूनी हवाओं का फायदा उठाया और सुंडा जलडमरू मध्य के रास्ते सीधे सुमात्रा के पश्चिमी तट पर एक अप्रत्याशित दक्षिणी हमला कर दिया। इस सरप्राइज अटैक से दुश्मन पूरी तरह बौखला गया। और इस पूरे ऑपरेशन की सबसे खास बात यह है कि ये किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा करने की कोशिश बिल्कुल नहीं थी। ये हूबहू एक आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह था। चोल सेना आई, उन्होंने राजा को बंदी बनाया, उनका मशहूर रत्न जड़ित दरवाजा यानी विद्याधर तोरण उखाड़ा, व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से तहस नहस किया और एकदम साफ सुथरे तरीके से वापस लौटाए। बिना किसी स्थायी कब्जे के लॉजिस्टिक जाल में फंसे उन्होंने अपना असली लक्ष्य हासिल कर लिया। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर समुद्र पार जाकर सैन्य अभियान चलाने का खर्च आ कहां से रहा था? इसका सीधा सा जवाब है साम्राज्य का मजबूत आर्थिक इंजन, यानी उनके समुद्री व्यापार और गिल्ड। इस आर्थिक इंजन की रीढ़ थे ये तमिल व्यापारिक संघ, मणिग्रामम, अयावुलूर और ऐनुरवर जैसे ये संगठन असल में किसी मध्यकालीन कॉरपोरेट सिंडिकेट की तरह काम करते थे। ये सिर्फ व्यापार नहीं करते थे, बल्कि व्यापारियों के हितों की रक्षा करते थे, क्वालिटी कंट्रोल करते थे और चोल नौसेना के संरक्षण में दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक एक प्रारंभिक वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी सेना सिर्फ हथियारों और व्यापार से नहीं जीतती। असली जीत बेहतरीन लॉजिस्टिक्स और घरेलू प्रशासन से तय होती है। आइए देखते हैं जमीनी स्तर पर उनका गवर्नेंस कैसा था। चोल साम्राज्य की जमीनी स्तर की शासन प्रणाली आश्चर्यजनक रूप से विकेंद्रीकृत और सुव्यवस्थित थी। उर, सभा और नगरम जैसी संस्थाओं के जरिए स्थानीय समुदायों को सशक्त किया गया था। इन पंचायतों के पास सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि करों का प्रबंधन करने और स्थानीय विवादों को सुलझाने का वास्तविक अधिकार था। ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। और इस स्वशासन को मजबूती देती थी उनकी एक बेहद पेशेवर भू राजस्व प्रणाली। इसमें पहले जमीनों का पूरी तरह से वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मापन होता था। उसके बाद पैदावार के आधार पर टैक्स तय किया जाता था। और सबसे कमाल की बात, जुटाए गए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा नहरों, तालाबों और बुनियादी ढांचे में वापस निवेश किया जाता था। इसी सिस्टम ने सुनिश्चित किया कि घरेलू अर्थव्यवस्था और किसानों को नुकसान पहुंचाए बिना इतनी बड़ी शाही महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। रणनीतिक विश्लेषण के इस आखिरी पड़ाव में हमें ये समझना होगा कि युद्ध के मैदान से परे उनकी विजन क्या थी। आइए बात करते हैं उस सॉफ्ट पावर की जिसे लंबी अवधि तक प्रभाव बनाए रखने के लिए बेहद होशियारी से इस्तेमाल किया गया। धर्म और संस्कृति को लेकर राजेंद्र चोल का दृष्टिकोण बेहद व्यवहारिक और कूटनीतिक था। एक ओर जहां विशाल हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ, जो सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि शिक्षा और प्रशासन के मुख्य केंद्र थे, वहीं दूसरी ओर बौद्ध विहारों को भी भारी दान दिया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय भी शामिल था। इतना ही नहीं, श्रीलंका और सुमात्रा में भी विदेशी धार्मिक संस्थाओं का समर्थन किया गया। यह सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन प्रदर्शन था, जिससे पूरे एशिया में उनका सांस्कृतिक दबदबा कायम हुआ। इन सभी तथ्यों और रणनीतियों को गहराई से समझने के बाद अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है। राजेंद्र चोल को इतिहास में किस बात के लिए ज्यादा याद किया जाना चाहिए? एक ऐसे अजेय योद्धा के रूप में जिसने महासागरों को पार कर भूगोल को चुनौती दी, या फिर एक ऐसे शानदार प्रशासक के रूप में जिसने स्वशासन, व्यापार और सांस्कृतिक कूटनीति की ऐसी नींव रखी जो सदियों तक कायम रही? शायद एक महान रणनीतिकार की असली पहचान इन दोनों के एकदम सटीक संतुलन में ही छिपी है। इस विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।